नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात आज भारत और फ्रांस के रिश्तों को लेकर हम करने वाले हैं। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस में जो है विशेष अतिथि के तौर पर भारत आए थे। 2 दिन की उनकी यात्रा थी, लेकिन इस दौरान कई अहम समझौते भी हुए। आज भारत और फ्रांस के रिश्तों को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या इनका फ्यूचर है और क्यों ये जरूरी है। कैसे जिस वक्त अमेरिका और रूस की चर्चा होती है भारत को लेकर, उस बीच चुपचाप जो है फ्रांस अपनी मौजूदगी को बढ़ाता जा रहा है। वो आंकड़ों के जरिए भी आपको बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ चीन की तरफ से एलएसी पर एक बार फिर से बयान आया है। चीन की तरफ से कहा गया है कि एलएसी पर जो कुछ गलवान में हुआ या जो कुछ उसके बाद हुआ, उसके लिए भारत जिम्मेदार है। इसको भी आगे समझने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ बात थोड़ा सा हटकर, बात ईरान की, बात चीन की। ईरान और चीन बहुत अच्छे दोस्त, लेकिन हुती को लेकर अब दोनों आमने सामने हैं और अमेरिका अब दोनों के बीच दखल दे चुका है। इस पर भी बात आगे करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भारत फ्रांस के बीच हुए कई अहम समझौते। राष्ट्रपति मैक्रों के भारत दौरे पर कई समझौते। भारत फ्रांस मिलकर बनाएंगे स्कॉर्पियन पनडुब्बी। अब भारत में होगी राफेल इंजन की मरम्मत। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत फ्रांस के बीच हुए कई अहम समझौते। राष्ट्रपति मैक्रों के भारत दौरे पर कई अहम समझौते। भारत फ्रांस मिलकर बनाएंगे स्कॉर्पियन पनडुब्बी। अब भारत में होगी राफेल की इंजन की मरम्मत। बड़ी खबर, भारत फ्रांस के बीच हुए कई अहम समझौते। राष्ट्रपति मैक्रों के भारत दौरे पर कई अहम समझौते हुए हैं। जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको पहले जानकारी दे दें और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। भारत फ्रांस अहम रणनीतिक साझेदार। भारत फ्रांस मिलकर बनाएंगे पनडुब्बी। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाएंगे दोनों देश। राफेल इंजन की भारत में मरम्मत भी होगी। भारत में फ्रांस की 100 से अधिक कंपनियां हैं। दोनों देशों के बीच कारोबार लगभग $10.2 अरब का पहुंच चुका है। नेक्स्ट, ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि फ्रांस गुपचुप तरीके से अपनी जो मौजूदगी है वो भारत में बढ़ाता जा रहा है, खासकर मिलिट्री सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में। सिप्री की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है भारत और फ्रांस को लेकर, ये आंकड़े आपको बताएंगे। टॉप हथियार बेचने वाले देश और खरीदार उसके कौन हैं, ये समझिए आप। अगर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वालों की बात करें तो अमेरिका का नाम आता है। 40% शेयर उसका है। लेकिन टॉप खरीदार कौन है? सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है सऊदी अरब, फिर जापान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। भारत अमेरिका संबंधों की चर्चा होती है, लेकिन आप यहां पे देखिए टॉप 3 में भारत शामिल नहीं है। बात रूस की करें तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में उसका शेयर 16% है और उसमें भारत अहम है। भारत नंबर 1 है हथियार खरीद में। भारत आज भी रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। उसके बाद कतर, फिर इजिप्ट का नाम आता है। फ्रांस की बात करें, इस मुद्दे पर हम आना चाहते हैं, इसकी बात हम करना चाहते हैं। फ्रांस का वर्ल्ड में जो शेयर है वेपन एक्सपोर्ट का, वो 11% है। लेकिन सबसे ज्यादा हथियार फ्रांस से कौन खरीदता है? भारत, फिर कतर, फिर इजिप्ट। बाकी चीन और जर्मनी को हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगला ग्राफिक्स जल्दी से प्ले कर दीजिएगा। सिप्री की रिपोर्ट क्या कहती है? दुनिया के टॉप हथियार खरीदार कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे ज्यादा हथियार अगर कोई देश खरीदता है तो इस वक्त वो भारत है। 11% हथियार खरीदे जाते हैं। 9% के आसपास रूस और कतर 6.4%। टॉप हथियार सप्लायर लेकिन भारत के लिए कौन है? ये देखिए, रूस जो कि नंबर 1 था, अभी भी भारत लगभग 45% हथियार रूस से खरीदता है। फ्रांस से 29% हथियार भारत खरीदता है। यूएसए से सिर्फ 11% हथियार खरीदता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस वक्त रूस और अमेरिका की बातचीत होती है भारत के संबंधों को लेकर, उस बीच ये फिगर बहुत अहम हो जाता है कि फ्रांस से
हम 29% हथियार खरीदते हैं। और ये कहें तो दोनों देशों के रिश्तों के बीच देखने को भी मिला है कि दोनों देश काफी क्लोज हैं, एक दूसरे के रणनीतिक तौर पर आ चुके हैं। इसी से आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मेजर जनरल पीके सहगल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू सर समय देने के लिए। संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जय हिंद आपको भी। जय हिंद। मेजर जनरल पीके सहगल सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ एक बड़े अहम सवाल के साथ। जब भी बात होती है कि भारत रूस से छंटकर अमेरिका की तरफ जा रहा है, अमेरिका को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, लेकिन जब ग्राउंड में चीजों को हम देखते हैं, सिपरी जो कि जिस पे विश्वास किया जा सकता है, ट्रस्ट किया जा सकता है, जब उसके आंकड़े देखते हैं तो लगता है कि अभी भी रूस प्रायोरिटी है, लेकिन फ्रांस जो है बड़ी मजबूती से उभरकर भारत के डिफेंस सेक्टर में आगे आया है। किस प्रकार से भारत और फ्रांस के रिश्तों को आज देखा जाए सर? देखो, भारत और फ्रांस के रिश्ते बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली वाइटल है। दोनों देशों ने बड़े सोच समझकर, बड़ी डेलिब्रेशन से इन रिश्तों को आगे बढ़ाया है। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री का ताल्लुक है, वो पिछले साल 4 बारी मैक्रोन से मिले, वेस्टर्न डे पे भी गए, और इस बारी जब जो बाइडेन ने मना कर दिया कि वो हिंदुस्तान की रिपब्लिक डे परेड में नहीं आ सकते, वेरी शॉर्ट नोटिस पे मैक्रोन ने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया। तो ये 6th प्रेसिडेंट है फ्रांस के जो हिंदुस्तान में आए। जब से हिंदुस्तान की को आवश्यकता पड़ी है, फ्रांस ने हर समय आपको बैकअप किया है। के बाद में फ्रांस वाज द फर्स्ट नेशन टू नॉट ओनली सपोर्ट अस बट इट रियली कांग्रेचुलेटेड इंडिया। और जब हिंदुस्तान के खिलाफ सब प्रकार की सैंक्शन लगी तो फ्रांस हर प्रकार से हमारे को सपोर्ट करता रहा। और दूसरा देश जिसने सपोर्ट किया वो इजराइल था। फिर आपको याद होगा 1999 में जो कारगिल वॉर थी जी, उस लड़ाई में बड़े पैमाने पर हमारे पास कुछ प्रकार के असला जो था आर्टिलरी का खत्म हो गया था, और कुछ और वेपन्स में भी कमी आ गई थी, क्योंकि यूपीए के समय हमारे पास जो वॉर वेस्ट रिजर्व थे, कुछ हथियारों के केवल 1.7% आ गए थे और कुछ के 7 to 10% थे, और लड़ाई लंबी चली थी जी। तो उस समय ऑफ द शेल्फ तुरंत से हिंदुस्तान की सहायता की, और उनके अनेकों हवाई जहाज आए उस अस्त्र को लेकर। फ्रांस हमेशा ही हिंदुस्तान का भरोसेमंद दोस्त रहा है, और उसने किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं लगाई। और अगर देखो तो अमेरिका ने जब 65 की लड़ाई हुई थी तो हिंदुस्तान के खिलाफ सैंक्शन लगा दी थी। पाकिस्तान का सपोर्टर था, ब्रिटेन भी और अमेरिका भी, और अमेरिका कब सैंक्शन कर देगा कोई नहीं जानता। फ्रांस जितने आप अमेरिका से G414 की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ले रहे हो, वो 80% दे रहा है। फ्रांस आपको उससे भी सुपीरियर फाइटर कॉम्बैट फाइटर का इंजन दे रहा है विद 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद में जो आपके सबमरीन टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टाइप ऑफ सबमरीन जो है, उसकी टेक्नोलॉजी आपको फ्रांस दे रहा है। जॉइंट डिजाइनिंग हो रही है, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जॉइंट प्रोडक्शन होगी, और जितने देश इस माफी की सबमरीन को इस्तेमाल करते हैं उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी हिंदुस्तान और फ्रांस देगा। साथ ही साथ अगर देखो तो जहां तक राफेल का इंजन है जी, उसकी भी रिपेयर और मेंटेनेंस और सस्टेनेंस यही हिंदुस्तान में होगी। साथ ही साथ आप देखो तो कुछ और बड़े अहम फैसले हुए। हिंदुस्तान के अंदर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। टाटा के साथ में फ्रांस की कंपनी का समझौता हुआ है। आज 2024 है, 2026 में पहले हेलीकॉप्टर बाहर आ जाएंगे जो सिविल मिलना शुरू हो जाएंगे। के सिविलियन हेलीकॉप्टर है, वो वास्तव में मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। यू कैन यूज इट आइदर फॉर डिफेंस और फॉर सिविल। और इसके अलावा कुछ और भी बड़े अहम समझौते हुए इन स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम्स, फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और फिर ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर। फिर हिंदुस्तान की बड़ी कोशिश है कि हमारे पास एक ही न्यूक्लियर सबमरीन आ रही है, जिसको हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल की रशिया से जी। फ्रांस के पास उससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी है। हिंदुस्तान चाहता है। मैं सबमरीन वाले एंगल पे आता हूं सर। मैं एक सवाल अलग से लेकर आपके पास आऊंगा। सबमरीन को मुझे बहुत डिटेल से आपसे समझना होगा। मैं संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, जो मेरा अहम पॉइंट है कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिस पे विश्वास नहीं कर सकते आप आंखें बंद कर। वो जहां भारत को हथियार देगा
वो वहीं पाकिस्तान को भी हथियार देता है। और आज एक खबर कुछ ऐसी भी आई कि एक तरफ वो तुर्की को हथियार दे रहा है, दूसरी तरफ वो ग्रीस को भी F-16 देने के लिए तैयार है या F-35 देने के लिए तैयार है। वहीं रूस की बात करें तो हाल ही में हमने पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ, जो कि भारत के दो बड़े अहम दुश्मन हैं, उसके साथ संबंधों को उसने मजबूत किया है। ऐसे वक्त में फ्रांस पर भरोसा कितना जरूरी और कितना लाभदायक? संजीव जी। देखिए, सबसे पहले तो राजेश जी मैं कहूंगा कि जो भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं जी, उनका जो रणनीतिक महत्व भी बहुत ही ज्यादा है। और फ्रांस की एक इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के अपनी एक रणनीति है। फ्रांस की इंडो पैसिफिक रीजन में टेरिटरीज हैं और उन टेरिटरीज की रक्षा के लिए भी फ्रांस संकल्पबद्ध है। और जाहिर है कि फ्रांस इस बात को जानता है कि इंडो पैसिफिक रीजन पूरी 21वीं सदी का, पूरे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें अपार आर्थिक संभावनाएं हैं और रणनीतिक रूप से तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा व्यापार इस पूरे क्षेत्र से होता है। और उसको भी फ्रांस चाहता है कि वो अबाधित तरीके से चले। वहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट, अनइम्पीडेड कॉमर्स सब वहां पर सुनिश्चित रहे, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। लेकिन उसके ऊपर खतरे पैदा हो रहे हैं। चाइना आप जानते हैं खतरे पैदा कर रहा है। तो जो फ्रांस का जो पूरा भारत के साथ जो सहयोग है रणनीतिक रूप से, उसकी महत्ता भी अब बहुत बढ़ चुकी है। भारत और फ्रांस के जो ये रक्षा के जो संबंध बन रहे हैं, जाहिर है कि इसमें एक ट्रस्ट का एंगल बहुत ही बड़ा है। दोनों ही देश ऐसे राष्ट्र हैं राजेश जी कि दोनों ही देश स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में विश्वास रखते हैं। यद्यपि कि फ्रांस नाटो अलायंस का जो पार्टनर उसमें सदस्य है और उसके अनेक अन्य अलायंसेस हैं, लेकिन फ्रांस के जो अपने जो सिक्योरिटी, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसीज के रिलेटेड कंसिडरेशंस होते हैं, उसमें फ्रांस अपनी एक अलग पहचान बना के रखना चाहता है। वो अपनी ऑटोनॉमी को भी सुरक्षित रखने की बात उसके अंदर रहती है। और भारत की तो आप जानते हैं कि विदेश नीति, रक्षा नीति का जो आधार है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ही है। तो ये जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर, एक स्वतंत्र कंसिडरेशंस के आधार पर जो दोनों देशों की समझ है, वो दोनों देशों को और नजदीक लाती है। एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ रही है, आर्थिक जो है अनिश्चितताएं बहुत बढ़ रही हैं, महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है, हथियारों की होड़ बढ़ रही है। ऐसे में भारत और फ्रांस जैसे जिम्मेदार राष्ट्रों का, एक स्वतंत्र सोच रखने वाले राष्ट्रों का साथ में आना, मेरा ख्याल है कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण राजेश जी देखने को मिला। मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य बताना चाहूंगा कि जब राष्ट्रपति ट्रंप का जो कार्यकाल था, उसके दौरान जो अमेरिका पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर आ गया था, तो पूरी पेरिस क्लाइमेट डील को बचाने में और उसको नेतृत्व प्रदान करने में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा एक इनिशिएटिव लॉन्च करने में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांस और भारत ने मिलकर के पूरी दुनिया का नेतृत्व क्लाइमेट चेंज के इश्यू पर भी किया था। तो ये भारत और फ्रांस के जो स्वतंत्र और एक यूनिक, जो मैं कहूंगा कि सोच का ही परिणाम है कि आज ये दोनों राष्ट्र आपस में सहयोग भी बढ़ा रहे हैं। आपस में, जैसे कि सहगल सर ने कहा कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो 100% करने जा रहे हैं। और ये इस बात को दर्शाता है कि ट्रस्ट का जो एंगल है, जो ट्रस्ट का जो फैक्टर है, वो कितना गहरा और प्रगाढ़ है भारत और फ्रांस के बीच में, कि भारत भी फ्रांस पर बहुत भरोसा करता है, फ्रांस भी बहुत भरोसा करता है। और जाहिर है कि दोनों के साझा मूल्य, साझा तो है ही, डेमोक्रेसीज हैं। और साथ ही साथ अभी आपने देखा कि किस तरह से पहले वो जयपुर आए, फिर अभी वो हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर भी गए। तो ये मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोक्रेसी जैसे जो मूल्य हैं, वो तो फ्रांस को साथ में लाते ही हैं। फ्रांस का एक बहुत ही शानदार इतिहास रहा है, भारत का भी अपना एक शानदार इतिहास है, और दोनों साथ में। चलिए मैं आता हूं आपके पास। मैं पीके सहगल सर, जो अहम पॉइंट सबमरीन को लेकर मुझे समझना होगा आपसे और मेरे दर्शकों को भी कि सबमरीन की बात करें, भारत के पास 17 से 18 सबमरीन की जानकारी मिल पाती है। चीन की बात करते हैं तो यह आंकड़ा 80 के आसपास पहुंच जाता है। जरूरी है कि हिंद प्रशांत महासागर में बढ़त बनाए रखने के लिए भारत के पास सबमरीन हो। इस बीच फ्रांस का बीच में जिक्र आ जाना, लेकिन सवाल वहां खड़े हो जाते हैं जब ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो है वो फ्रांस से सबमरीन लेने से इनकार कर देता है। हम किस लिहाज से देखें? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑस्ट्रेलिया जिसे छोड़ गया, भारत उसे लेने के लिए तैयार है? सर देखो, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑकस का हिस्सा बन गया। दैट इज अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जी। वो फ्रांस से 12 सबमरीन खरीदने जा रहा था, लेकिन उसको कैंसिल करके उनको 8 न्यूक्लियर सबमरीन देने जा रहे हैं ब्रिटेन और अमेरिका।
हिंदुस्तान के साथ जो बात है वो न्यूक्लियर सबमरीन की नहीं है। हम जो इलेक्ट्रिक डीजल सबमरीन की बातचीत कर रहे हैं, हिंदुस्तान के 17 से 18 19 सबमरीन जो काफी से ज्यादा, उसमें से काफी से ज्यादा 8 से 10 जो है काफी पुरानी है जी। 6 सबमरीन पहले स्कॉर्पियन बन रही थी, अभी 3 को और बनाया जाएगा। चाइना के पास इस समय 68 सबमरीन हैं, कन्वेंशनल सबमरीन, और 8 न्यूक्लियर सबमरीन है, जबकि हिंदुस्तान के बहुत कम है। और चाइना बड़े पैमाने पर अपने आप को अग्रसर कर रहा है, जाता है इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक में। तो ये दोनों ही एरियाज ऑफ क्रिटिकल इंटरेस्ट है हिंदुस्तान का, बिकॉज हिंदुस्तान की एक तो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इसी एरिया से जाता है। 90% हमारा जो सी ट्रेड है इन्हीं इलाकों से जाता है, और हम नहीं चाहते कि चाइना जो है हमको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सके। हम अपनी नेवी को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि वास्तव में हमारी कोशिश है कि फ्रॉम द स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का टू द हॉर्न ऑफ अफ्रीका हिंदुस्तान जो है इसके ऊपर सी कंट्रोल और सी डोमिनेशन कर सके। ये जो सबमरीन है इसका जो रडार सिग्नेचर है और अकूस्टिक सिग्नेचर है ना के बराबर है। यानी दूसरे लफ्जों में इसको डिटेक्ट करना चाइना या पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ये हंटर किलर सबमरीन है जो बड़े पैमाने पर, और क्योंकि इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है जी, ये कम से कम कई महीनों तक सरफेस करने के बिना इंडो पैसिफिक में भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। और इंडो पैसिफिक में फ्रांस का जबरदस्त इंटरेस्ट है, उसके अनेकों वहां बेसिस हैं, और हमारे साथ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हो चुकी है। तो हमारे जो एयरफोर्स है, खास करके नेवी है, उनकी सस्टेनेंस, उनकी मेंटेनेंस, उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट सब हमको अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और फ्रांस से मिलेगा। साथ ही साथ ब्रिटेन के भी उधर बेसिस हैं, कुछ ब्रिटेन से भी वो सहायता मिलेगी। ऐसे में ये सबमरीन डील जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हिंदुस्तान जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहा है फ्रांस से न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी को भी हासिल करने के लिए। हिंदुस्तान ने खुद भी वो क्षमता हासिल कर ली है, लेकिन फ्रांस के पास अब से बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ऐसा माना जा रहा है, और उसके बारे में भी बातचीत हो रही है, बिकॉज दिस इज आई थिंक इन दी वो जल्दी भारत को मिल जाएगी। ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि किस प्रकार से आने वाले वक्त में सबमरीन भारत के लिए जरूरी है। एक बड़ी खबर है, उसके बाद संजीव जी मैं आपके पास लौट के आ रहा हूं जल्दी से। एलएसी पर तनाव को लेकर चीन का बड़ा बयान। चीनी सेना के प्रवक्ता कर्नल बू क्यान का बयान। एलएसी पर तनाव के लिए भारत जिम्मेदार, कर्नल बू। एलएसी तनाव को भारत चीन रिश्तों में ला रहा, यह भी बू ने कहा। एलएसी पर तनाव को लेकर चीन का बड़ा बयान। चीनी सेना के प्रवक्ता कर्नल बू क्यान का बड़ा बयान सामने आया। एलएसी पर तनाव के लिए भारत जिम्मेदार है, कर्नल बू। एलएसी तनाव को भारत चीन रिश्तों में ला रहा। कर्नल बू ने क्या कुछ कहा, पहले वो देख लीजिए, फिर ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी सी जानकारी, उसके बाद संजीव श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे। कर्नल बू क्यान कहते हैं, भारतीय पक्ष के लिए सीमा मुद्दे को समग्र संबंधों से जोड़ना नासमझी है और अनुचित है। यह दृष्टिकोण दोनों देशों के साझा हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष चीनी पक्ष के साथ एक ही लक्ष्य की दिशा में काम कर सकता है, रणनीतिक आपसी विश्वास को बढ़ा सकता है, मतभेदों को ठीक से संभाल सकता है और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति की रक्षा कर सकता है। यानी कि चाहते हैं कि एलएसी पर इस प्रकार से चीन आक्रामक भी रहे और भारत उनके साथ यानी कि चीन के साथ व्यापार भी करता रहे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि एलएसी पर तनाव और व्यापार दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। ग्राफिक्स जल्दी से प्ले कर दीजिए। एलएसी पर क्या है हालात। 2020 गलवान में सैनिकों की झड़प, भारत के 20 जवान शहीद हुए, चीन के 45 जवानों की मौत होती है। पूर्वी लद्दाख में मिरर फेस डिप्लॉयमेंट अभी भी जारी है। एलएसी पर चीन भारत का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, गलवान के बाद भी चीन भारत में झड़पें हुई हैं, ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। चीन एलएसी पर तनाव के बीच चाहता है भारत के साथ व्यापार। संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास में आऊंगा, ये बड़ा अहम मुद्दा है। कर्नल बू चीनी सेना के प्रवक्ता कहते हैं कि
जो कुछ गलवान में हुआ उसके लिए भारत जिम्मेदार है, इसे मुझे लगता है पीके सहगल सर से मैं समझ लूंगा आगे। लेकिन जो चीज मुझे आपसे समझनी चाहिए कि एक तरफ चीन चाहता है कि एलएसी पर ऐसे ही हालात बने रहें, हम घुसपैठ करते रहें, हम 4 कदम आगे जाकर 2 कदम पीछे आते रहें, और साथ में यह भी चाहता है कि भारत जो है अपने बाजार के रास्ते जो है वो खोल के रखे। किस प्रकार से देखें, और क्या वाकई में जो भारत सरकार ने कदम उठाया था उसका असर अब चीन की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है? संजीव जी। जी राजेश जी, ये देखिए, ये जो बयान है ये चाइना के दोहरे चरित्र को एक बार फिर से एक्सपोज करता है। चाइना एक तरफ जहां इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज की जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है उसको बिगाड़ने के लिए तरह तरह की वो साजिशें रच रहा है। अभी भी जो कुछ जो पेंडिंग इश्यूज हैं उसको वो रिजॉल्व करने की तरफ कोई कंक्रीट स्टेप्स ऑन द ग्राउंड जिसकी कि भारत बात कहता है वो नहीं ले रहा है। हालांकि बातचीत तो लगातार चल रही है, कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है, विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत चल रही है, लेकिन जब बातचीत में जो वो कही गई बातों पर बिल्कुल भी अमल नहीं करता और जो इश्यूज हैं अभी भी वहां पर रिमेनिंग है। और भारत ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जब तक चाइना उन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेगा जो कि स्टिल पेंडिंग है, जब तक भारत और चाइना के जो संबंध सामान्य नहीं होंगे। दूसरा, भारत ने समय समय पर, ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, उसने समय समय पर चाइना को स्पष्ट किया है कि यदि चाइना भारत के साथ अच्छे आर्थिक संबंध चाहता है, वो चाहता है कि भारत में वो व्यापार करे, भारत में वो जैसा वो मुनाफा पहले उठाया करता था, कमाता था, उसको वो उसी तरीके से उसका लाभ उठाए, तो उसके लिए सीमा पे जो संबंध है उसको सामान्य करने पड़ेंगे। जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो बॉर्डर इश्यूज है, उसको आर्थिक विषयों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है और भारत इस पर दृढ़ संकल्पित तरीके से खड़ा है, जिसकी कि चाइना अभी आलोचना कर रहा है। उसका कारण बहुत स्पष्ट है राजेश जी, जैसे कि आपने स्वयं अपने वक्तव्य में बताया भी कि चाइना वर्तमान समय में उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है जी। उसके यहाँ से सप्लाई चेन्स विड्रॉ कर रही हैं, बहुत सारी सप्लाई चेन्स भारत में मूव कर रही हैं, अन्य देशों में मूव कर रही हैं। चाइना क्रेडिबिलिटी की सीवियर क्राइसिस से जूझ रहा है। कोरोना पैंडेमिक के समय क्या जो कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन को दबाने छुपाने का और देर में विश्व को बताने का जिसके ऊपर एक आरोप लगा, उसके बाद कोरोना के ही दौरान आपने देखा तो ये 2020 का जो गलवान का इंसिडेंट हुआ, बिल्कुल कोरोना के पैंडेमिक के दौरान ही वो लगातार ताइवान को हो, चाहे हांगकांग के इश्यूज हो, चाहे वो साउथ चाइना सी के छोटे राष्ट्रों, सभी को हरास और परेशान करने की वो लगातार कोशिश करता रहा। तो ये चाइना की जो विस्तारवादी प्रवृत्तियां हैं, जो चाइना की जो हेजेमोनिस्टिक, जो मोनोपोलिस्टिक, इंपीरियलिस्टिक जो टेंडेंसीज हैं, वो पूरे कोरोना के पैंडेमिक काल में भी दिखी थी और आज भी उस पर कायम है। और शी जिनपिंग जो है वो अति महत्वाकांक्षी, हम सभी जानते हैं कि वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करना चाहते हैं और अनेक क्षेत्रों पे वो इलीगल जहां उसके क्लेम्स हैं उसको वो बाय फोर्स हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसे में चाइना जो है ये जो बातें कर रहा है, जाहिर है कि वो उसकी जो खराब होती हुई आर्थिक स्थिति की वजह से वो दबाव में है। भारत से बहुत बड़ा मुनाफा चाइना की अर्थव्यवस्था को होता था, लेकिन अब वो मुनाफा भारत के उठाए गए कदमों की वजह से कम होता जा रहा है, जिससे कि चाइना दबाव में, अमेरिका हो चाहे जी मुझे लगता है कि ये बड़ा अहम फैसला था भारत सरकार का और उसका असर अब व्यापक तौर पे देखने को भी मिला है। भारत की देखा देखी कई देशों ने ऐसा फैसला लिया है जिसके कारण इस वक्त जो चीन की सबसे मजबूत कड़ी थी अर्थव्यवस्था, उस पर सीधा प्रहार हुआ है, उस पर सीधी चोट पहुंची है। मैं आता हूं संजीव जी आपके पास, लेकिन मैं उससे पहले पीके सहगल सर आपके पास आऊंगा। मेरा बड़ा अहम सवाल था ये कि कर्नल बू कहते हैं कि जो कुछ एलएसी पर हो रहा है या जो कुछ हुआ 2020 में, उसके लिए भारतीय सेना या भारत ही जिम्मेदार था, लेकिन चिंता इस बात की कि 2021 और 22 में भी इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो हो चुकी हैं और वो हाल ही में आर्मी की तरफ से जो वीडियो डिस्क्लोज किए गए या सैन्य अफसरों को जो सम्मानित किया गया उससे चीजें निकलकर सामने आई। किस प्रकार से भारत और चीन के बीच बढ़ते इस तनाव को हम देखें, कैसे देख सकते हैं सर, क्या कुछ होने वाला है? देखो, पहले तो सारी दुनिया जानती है कि चीन जो हालात है टेंशन से एलएसी पे, उसके लिए केवल और केवल चीन जिम्मेदार है। 2020 में जब कोविड से सारी दुनिया पीड़ित थी, हिंदुस्तान भी पीड़ित था, हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कह दिया था इस बार हम फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे। चाइना ने अंडर द गाइज ऑफ एक्सरसाइज इन दैट एरिया 50,000 ट्रूप्स को मूव फॉरवर्ड कर दिया, खास करके 6 इलाकों में, दीपसांग में
गलवान में, गोगरा हिट में, फिर हॉट स्प्रिंग में, पेगोंगसो लेक के इलाके में और दमदोक में 4 जगह में डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। लेकिन 2 जगह में जहां उसकी घुसपैठ बड़े पैमाने पर हुई है, दीपसंग और दीपसंग के और दमचौक, वहां से वो पीछे नहीं हट रहा। उसको साफ तौर पर नजर आ रहा था कि हिंदुस्तान घबरा जाएगा, हिंदुस्तान डर जाएगा, क्योंकि उसने 50,000 ट्रूप्स लगा दिए थे, हैवी आर्टिलरी ले आया था, टैंक्स ले आया था, भक्तबंद गाड़ियां ले आया था, मिसाइलें ले आया था। लेकिन हिंदुस्तान ने वास्तव में 15 ही दिन के अंदर उतना ही बड़ा जवाबड़ा कर दिया और चाइना को साफ तौर पर बता दिया कि हम युद्ध नहीं चाहते, तो हम हर प्रकार से तैयार हैं और हम हर प्रकार से आपका जवाब देने के लिए केपेबल है। साथ ही साथ हमने 2 स्ट्राइक कोर भी खड़े कर दिए, एक ईस्टर्न सेक्टर के लिए और एक लद्दाख के लिए। हमारे पास इससे पहले रिपोस्ट कैपेबिलिटी नहीं थी, हमारे पास केवल डिफेंसिव कैपेबिलिटी थी। अभी हमने बड़े पैमाने पर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी हासिल कर ली है और आए दिन हम अपने मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के मुकाबले में बहुत कमजोर था। चीन ने समझा था कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी की वजह से हिंदुस्तान किसी प्रकार से उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अगर आप देखो, याद होगा तो 2017 में डोकलाम में भी चाइना आया था, लेकिन उस समय भी हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा था कि हम आपको यहाँ सड़क नहीं बनाने देंगे और अगर आपने युद्ध थोपने की कोशिश की तो यू विल बी द वन हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस देयरऑफ। हम हर प्रकार से तैयार हैं और चाइना जो है साफ तौर पे समझता है कि आज का हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं, हम हर प्रकार से तैयार हैं। हमारी वहाँ की जो वाकफियत है जमीन के साथ में मच सुपीरियर चाइना के साथ में, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली हमारे ट्रूप्स हर प्रकार से एक्लाइमेटाइज्ड है। उनकी लीडरशिप बेहतर है। द कॉज फॉर विच दे आर फाइटिंग, अपने देश की एकता, देश की अखंडता, देश की छवि, देश की आबरू के लिए लड़ रहे हैं। चाइना किस लिए लड़ रहे हैं? आपके एरिया के ऊपर कब्जा करने के लिए। हमारा कॉज बड़ा स्ट्रांग है और हर प्रकार से पूरा देश जो है उसको सपोर्ट करता है और हिंदुस्तान की सरकार जो है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, काफी से ज्यादा डिसाइसिव है। फौज की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी, खास करके जो फोर्स मल्टीप्लायर्स है, जिनसे उसकी सुपीरियरिटी, जो क्वांटिटेटिव सुपीरियरिटी है, उसको आसानी से निगेट किया जाए, बड़े पैमाने पर फोर्स मल्टीप्लायर्स को आप लगा रहे हो, जैसे कि अपाचीज है, जैसे कि आपका भीषम टैंक है, जैसे कि पिलाका मिसाइल है, जैसे कि वो प्रेडेटर ड्रोन है, जैसे कि रोमियो हेलीकॉप्टर है। फिर समुद्री इलाके में कई प्रकार के अपने नए इक्विपमेंट और नए हथियार लगा दिए। अगर मैं पीके सहगल सर से अगर 30 सेकंड में ये समझना चाहूं कि क्या आने वाले वक्त में पीके सहगल सर एक टकराव एलएसी पर देखते हैं? अगर मैं छोटा सा सवाल आपसे समझना चाहूं तो 30 सेकंड में पीके सहगल सर। देखो, अगर तो अमेरिका बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व हो जाता है मिडिल ईस्ट में, तो चाइना जो है उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा ताइवान के खिलाफ या हिंदुस्तान के खिलाफ। लेकिन चाइना साफ तौर पर जानता है कि हिंदुस्तान हर प्रकार से तैयार है और अगर उसने किसी माफी की कार्रवाई की तो हिंदुस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है और पक्का जरूर देगा। लेकिन चाइना की नीयत के ऊपर किसी प्रकार की डिपेंड नहीं करती, वो बोलता कुछ है करता कुछ और है और इस हिंदुस्तान उसको साफ तौर पर जान चाहिए, साफ तौर पर पहचान गया है, किसी प्रकार से उसके धोखेबाजी में नहीं आ सकते। ओके, मैं संजीव जी आपके पास आना चाहूंगा। बात जमीन के साथ साथ मुझे लगता है कि बात अब नीले पानी के अंदर भी पहुंच चुकी है। हाल में कोको आइलैंड का जिक्र आया, फिर बांग्लादेश के कॉक्स बाजार की बात, मालदीव के राष्ट्रपति ने मुइजू, और हाल ही में एक स्पाइस शिप जो है वो भी माले की तरफ बढ़ रहा है। श्रीलंका का हम्बन टोटा, वहाँ आप चले जाइए तो पाकिस्तान की बात आप कर लीजिए, जिबूती की बात आप कर लीजिए। बात जमीन के साथ साथ समुद्र की भी है सर, चारों तरफ से आपको घेरने की कोशिश की जा रही है, किस प्रकार से देखें इसको? देखिए राजेश जी, चाइना भारत को घेरने की कोशिश अवश्य कर रहा है जी, लेकिन चाइना को भी जो घेरने की जो पूरी तैयारी है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कर रहा है। यदि आज उसकी एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटजी है तो उसके विरुद्ध नेकलेस ऑफ डायमंड की स्ट्रेटजी के साथ जो विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो कार्य कर रहे हैं। चाइना यदि आज भारत को 2 फ्रंट पर घेर सकता है, चाइना और पाकिस्तान, तो आज भारत जो है चाइना को और अन्य राष्ट्र मिलकर के उसे मल्टीपल फ्रंट पर घेर सकते हैं। और चाइना के ऐसी बहुत सारी वीकनेसेस हैं कि जिसके के ऊपर भारत ने अभी तक ज्यादा कुछ कहा नहीं है, ज्यादा कुछ किया नहीं है। बहुत सारे वैसे विषय हैं चाइना के अंदर जिसके के ऊपर भारत ने अभी भी
जो है एक दूरी बना करके रखी हुई है। लेकिन यदि जब भी कभी आवश्यकता पड़ेगी तो चाइना के बहुत सारे जो वीक पॉइंट्स हैं उसके ऊपर भी भारत एक्टिव हो सकता है, और वो भी चाइना को बहुत ज्यादा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आप जानते हैं, चाहे वो वीगर मुस्लिम्स का इशू हो, तिब्बत के जो बुद्धिस्ट का इशू हो, जो अंतर्राष्ट्रीय जो हांगकांग के जो चाइना नियम वायलेट कर रहा है उसके इश्यूज हो, ताइवान का विषय हो, और उसके अलावा चाइना के जो ह्यूमन राइट्स के जो बहुत ही पुअर और डिसमल और बहुत ही पैथेटिक जो रिकॉर्ड रहा है चाइना का, चाइना के बहुत सारे अंदर जो जेलों में बंद लोग हैं, वो सारे ऐसे विषय हैं राजेश जी, जिससे कि चाइना बुरी तरह से घिर सकता है। लेकिन भारत ने अभी भी एक अपनी वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना के साथ बेहतर से बेहतर रिश्ते बनाने की एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कोशिश की है। लेकिन समय आने पर हर तरीके के ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं और उसको चाइना को भुगतना पड़ेगा यदि उसने भारत के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की। जहां तक मिलिट्री एक्शन की बात है तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि जाहिर है कि ये जो, जैसा सहगल साहब ने कहा कि ये जो भारत है ये 2024 का भारत है, 1962 का भारत नहीं है। आज भारत विश्व की एक बड़ी सामरिक शक्ति है, नाभिकीय शक्ति संपन्न है, ट्रायड है हमारे पास। हम किसी भी तरीके से किसी भी मीडियम का इस्तेमाल करते हुए, नभ थल आकाश सभी का इस्तेमाल करते हुए हम अपने वेपन्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को कर सकते हैं। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं, वो सारी चीजें हैं राजेश जी। और जाहिर है कि चाइना यदि भारत के साथ किसी भी तरीके की हिमाकत करता है तो उसका बहुत ही बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है, ये स्पष्ट रूप से मैं कहना। चलिए एक बड़ी खबर, उसके बाद पीके सागर सर मैं आपके पास आ रहा हूं। लाल सागर में हुती हमलों से टेंशन में चीन ने ईरान से हुती पर लगाम लगाने को कहा। हुती हमलों से हमारे व्यापार पर पड़ा है असर, चीन बोला। हुती के ठिकानों पर अमेरिका कर रहा हमले। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, लाल सागर में हुती के हमलों से टेंशन में आया चीन ने ईरान से हुती पर लगाम लगाने को कहा। हुती हमलों से हमारे व्यापार पर असर पड़ा है। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। ईरान, चीन और अमेरिका का खेल। चीन ने ईरान को दी बड़ी चेतावनी, हुती पर लगाम लगाए ईरान। लाल सागर में हमले मंजूर नहीं, चीन बोला। ईरान चीन व्यापार पर असर पड़ सकता है, ये सबसे अहम पॉइंट है और इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। सीधा मेजर जनरल पीके सहगल सर के पास चलते हैं। सर, किस प्रकार से देखें, क्या ईरान चीन की सुन लेगा? क्योंकि ईरान ने सीधे तौर पे कहा है कि इसका चीन और ईरान के व्यापारिक संबंधों पर भी असर पड़ सकता है अगर हुती को आपने नहीं रोका। सर पढ़ नहीं सकता, असर तो बस पढ़ना शुरू हो गया और पढ़ा जाएगा। जहाँ तक हुतीज का ताल्लुक है, हुतीज जो है नहीं चाहते कि कोई भी उस समय कमर्शियल शिपिंग जो है जो इजराइल की तरफ जा रहा है उस एरिया से जाए, लेकिन वो तमाम कमर्शियल जो शिप्स है उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। चीन का 80 to 85% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो उस इलाके से होकर आता है। तो जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं अभी उस इलाके से आना बंद हो गई हैं। तो जो बड़ा लंबा रूट लेना पड़ता है उसमें उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है, उनकी फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई है। तो उनके पास जो इक्विपमेंट पहुंचता है या ऑयल एंड गैस पहुंचता है वो बहुत महंगा पड़ रहा है। उनकी इकोनॉमी पहले ही बैठ रही थी, उसकी इकोनॉमी और बैठ रही है। तो जो 2 वे ट्रेन था वो भी इसी बैंक से होकर जाता था, वो भी अभी उस रास्ते से नहीं जा सकता। इसलिए जो चीन की कीमतें कम थी बाकी देशों से वजह से, बिकॉज ऑफ दी फोर्स्ड लेबर और उनकी लार्ज स्केल सब्सिडाइजेशन, उसमें भी बड़ा असर पड़ रहा है। उनकी चीजें महंगी हो गई हैं उनको, और क्वालिटी उनकी काफी ज्यादा खराब है, उनको लोग खरीदना बंद कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इकोनॉमी चीन की बैठी जा रही है और इसी की वजह से लेके चीन साफ तौर पर ईरान के ऊपर दबाव डाल रहा है, क्योंकि उसका ईरान के साथ में काफी ज्यादा अच्छे संबंध है। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि जो हौथीज है, हमास है और हिजबुल्लाह है, ये ऑलमोस्ट ऑटोनोमस है। हमने इनको हथियार जरूर दिए, इनको ट्रेनिंग जरूर दी, इनको वेपन जरूर दिए, इनको पैसा जरूर दिया, लेकिन अब ये कार्रवाई हमारे इशारे पे नहीं कर रहे। ये अपनी सोच समझ के, और ये साफ तौर पे क्योंकि बड़े पैमाने पर हुतीज के ऊपर ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं बड़े पैमाने पर ब्रिटेन और अमेरिका को भी लेसन सिखाएंगे। ठीक है सर, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, माफी चाहूंगा सर, सिर्फ 1.5 मिनट मेरे पास बचा है। संजीव जी के पास मैं जाना चाहूंगा। संजीव जी, हुती के पीछे ईरान, ईरान के पीछे चीन, क्या चीन अगर कुछ कहेगा तो ईरान हुती को कुछ कह सकता है? निसंदेह। देखिए राजेश जी, चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि जब उसके अपने हितों के ऊपर जब बात आती है
तो वो जाहिर है कि वो बिल्कुल अलग व्यवहार करता है। वो ना तो अपने किसी क्लोज फ्रेंड को पहचानता है, ना तो किसी पार्टनर को पहचानता है। वो अपने पहले हितों को देखता है और उसके हित प्रभावित हो रहे हैं, ये बात बहुत स्पष्ट है। हूती ने जो लाल सागर के क्षेत्र में जो पूरी वहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को, जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, उसको जो डिसरप्ट करने की जो साजिश रची है, उससे वहां का ट्रेड प्रभावित हो रहा है। चाइना के बहुत सारे शिपमेंट्स उससे प्रभावित हो रहे हैं। चाइना की अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब स्थिति में है, तो ऐसे में चाइना को इसका बड़ा खामियाजा जो है उसकी इकोनॉमी को के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। और इसकी जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसने ये अपनी जो बयान को दिया है। और ये मेरा ख्याल है कि जो भी ऐसे राष्ट्र जिसके भी इंटरेस्ट इससे प्रभावित हो रहे हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हूती इस तरीके की कार्रवाई करे। और जाहिर है कि हूती के बारे में तो हम जब डिस्कस कर ही रहे हैं राजेश जी आपके चैनल पे, कि हूती के ये जो हमले हैं वो हमास के समर्थन में किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और इजराइल को हमास के युद्ध से डाइवर्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हूती ये कार्रवाइयां कर रहा है। लेकिन इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भुगतने पड़ रहे हैं। भारत के इंटरेस्ट भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और हूती के ऊपर लगाम लगाना ये ईरान की जिम्मेदारी बनती है। मेरा मानना है कि ये जो हूती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, ये सब ईरानियन प्रॉक्सीज हैं और ईरान यदि चाहे तो इन हूती के ऊपर लगाम लगा सकता है। इसी वजह से इस फैक्ट को जानता है और इसी वजह से चाइना ने ईरान को स्पष्ट रूप से कदम लिया, क्योंकि ईरान के पीछे भी अगर ताकत है तो सर वो चीन की ही है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, मेजर जनरल पीके सहगल सर बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।